Hello viewers, I am Srishti from RGCSK. I am here with my new live session Medical, Legal and Ethical Issues for Paramedics. तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले हमारा यूट्यूब चैनल। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है पैरामेडिकल का रोल क्या है, हमारे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनका रोल क्या है। तो पैरामेडिक्स डिलीवर इमरजेंसी मेडिकल केयर एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट और मेडिकल इमरजेंसीज। दे आर ऑफन द फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू असेस एंड मैनेज पेशेंट्स इन क्रिटिकल कंडीशंस। मतलब जितने भी पैरामेडिक्स होते हैं वो इमरजेंसी मेडिकल केयर डिलीवर करते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो या किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज हो। किसी भी तरीके की कंडीशन में वो फर्स्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो हर तरह के क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को डील करते हैं और उन्हें मैनेज कर एसेस करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एंड एथिकल अवेयरनेस। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स को, हमारे पैरामेडिक्स को क्या अवेयरनेस, मतलब लीगल और एथिकल अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके बारे में हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो उसमें है पैरामेडिक्स मस्ट बी प्रिपेयर टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स मेडिकल, लीगल एंड एथिकल चैलेंजेस इन देयर लाइन ऑफ ड्यूटी। मतलब सारे पैरामेडिक्स को प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी तरीके के लीगल और एथिकल चैलेंजेस को डील करने के लिए ड्यूरिंग ड्यूटी। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामेडिक्स एंड द लॉ। मतलब पैरामेडिक्स के लिए और उनके लिए लॉ क्या क्या है उसके बारे में, कि पैरामेडिक्स ऑपरेट विद इन वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब पैरामेडिक्स के लिए बहुत सारे लॉज और अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसके अंतर्गत हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या है, इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इमरजेंसी केयर। मतलब हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मतलब हमारे क्या क्या रिलेटेड चीजें हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें इमरजेंसी केयर के दौरान जानना चाहिए और हमें उसके लिए सजग रहना चाहिए। फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटीज प्रॉपरली कैन रिजल्ट इन सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज। मतलब अगर हम अपनी ड्यूटी करने में या हमारे ड्यूटी के दौरान किसी भी तरीके से हमसे फेलियर होता है तो वो एक तरीके से सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, हमारी जिम्मेदारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है एथिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग एथिक्स के बारे में जान लो। लीगल तो आप लोगों को पता ही है, कानून या कानूनी तौर पे हमें क्या क्या चीजें तैयार रखनी चाहिए। एथिक्स के बारे में होता है कि एथिक्स का मतलब है एथिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब एथिक्स का मतलब है हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। गाइडिंग पैरामेडिक्स इन मेकिंग मॉरली साउंड डिसीजंस इन क्रिटिकल सिचुएशंस। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम क्रिटिकल सिचुएशंस में किस तरीके से सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर सकें, हमें कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, उन सब के बारे में हमें नॉलेज हो। अगर एथिक्स के बारे में जाने तो एथिक्स को हम हिंदी लैंग्वेज में नैतिकता बोल सकते हैं, नैतिकता। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड्स। की लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन द पैरामेडिक प्रैक्टिस। मतलब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं लीगल और एथिकल इश्यूज के लिए पैरामेडिक्स की प्रैक्टिस के दौरान। तो सबसे पहले हमारी कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब हमारी कुछ कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें आता है कि पैरामेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग ड्यूटी ऑफ द केयर। मतलब जितने भी पैरामेडिक्स हैं उनको अपनी ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी किसी पेशेंट के प्रति क्या ड्यूटीज हैं। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें कंसेंट जरूर लेना चाहिए, इनफैक्ट चाहे पेशेंट कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हमें पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन रखनी चाहिए, मतलब उसको प्रिवेसी उसकी मेंटेन रखनी चाहिए। एंड अवॉइडिंग नेग्लिजेंस, और हमें नेग्लिजेंस किसी भी तरीके के एरर को अवॉइड करते हुए काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एथिकल डिलेमास। एथिकल मतलब नैतिकता, डायलेमास मतलब किसी भी तरीके के कंफ्यूजन पॉइंट्स भी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो हमें डायलेमा में डाल देती हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट पे डाल देती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, जैसे एड्रेसिंग ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मैलिफिशियंस और जस्टिस इन प्री हॉस्पिटल केयर। ये आपके जो 4 पॉइंट्स हैं या जो 4 एथिकल डिलेमास हैं उसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ ये 4 टर्म्स याद रखिए, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मैलिफिशियंस और जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग मेडिकल ट्रीटमेंट डिसीजन विद लीगल ऑब्लिगेशंस। हमें मेडिकल ट्रीटमेंट में और लीगल ऑब्लिगेशंस में बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है। मतलब हम किसी पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो साथ के साथ हमें अपने सारे कानूनी और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम किस पेशेंट को कितना समय दे सकते हैं और किसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट
ड्यूटी ऑफ केयर, जैसे अभी आपने पहले देखा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब हमारी किसी के प्रति क्या ड्यूटीज हो सकती हैं किसी की केयर करने के लिए, और लीगल, उसकी कुछ लीगल इंप्लीकेशंस हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पैरामेडिक्स हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट्स विद इन देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, मतलब पैरामेडिक्स जितने हैं उनके पास लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि वो किसी की केयर किस हद तक कर सकते हैं और अपने इस प्रैक्टिस के स्कोप में वो कहाँ, उनको क्या क्या लीगल स्टैंड लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू डिलीवर अप्रोप्रिएट केयर कैन रिजल्ट इन लायबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस, मतलब अगर हम अपनी किसी भी प्रैक्टिस के दौरान फेल हो जाते हैं तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एरर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है कि एक सिनेरियो था जिसमें एक पैरामेडिकल फेल हो जाता है, पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट करने के लिए इंटरवेन, अ सिनेरियो वेयर अ पैरामेडिक्स फेल टू इंटरवेन अप्रोप्रिएटली लीड्स टू द पेशेंट हार्म, मतलब एक पैरामेडिक किसी भी पेशेंट को, इंटरवेन का मतलब होता है ट्रीटमेंट देना, तो अगर वो किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली देने में फेल हो जाता है तो इससे पेशेंट को हार्म हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड ऑटोनॉमी। अब हमें किसी भी पेशेंट से कंसेंट लेना है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि हम उसे इन्फॉर्म करके तब कंसेंट ले रहे हैं, जो जर्नली हम हॉस्पिटल्स में लेते हैं। पैरामेडिक्स मस्ट एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू पेशेंट और गार्जियंस एंड ऑब्टेन लीगल कंसेंट बिफोर प्रोवाइडिंग केयर। हम पैरामेडिक्स की ड्यूटी होती है, हम लोगों की ये लीगल ड्यूटी होती है किसी भी पेशेंट की हम केयर करने से पहले या उसे ट्रीटमेंट या प्रोसीजरल ट्रीटमेंट देने से पहले उसके पेरेंट्स को या उसके गार्जियंस को या खुद पेशेंट को हम पूरा प्रोसीजर समझा के और उसे कंसेंट साइन करवाएं। इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिक्वायर नहीं करता। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए अलग कंसेंट्स होते हैं। एक्सेप्शन टू द consent. In emergency, implied consent allows care when patients cannot make decision. एक होता है informed consent, जिसमें हम लोग पेशेंट को सारी चीजें इन्फॉर्म करके उसके प्रॉज और कॉन्स इन्फॉर्म करके तब हम उससे कंसेंट साइन करवाते हैं। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट में पेशेंट रिफ्यूज भी कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए कि हम ये कंसेंट नहीं साइन करेंगे। बट कुछ कंसेंट्स जो होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं इम्प्लाइड कंसेंट। ये वाला कंसेंट सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी और ट्राइएज में ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और हम लोग उसकी केयर इमीडिएटली करना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, अ पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट डिस्पाइट रिस्क, पैरामेडिक्स फेस अ डायलेमा बैलेंसिंग द पेशेंट्स ऑटोनॉमी एंड देयर ड्यूटी टू द प्रोवाइड केयर। एक पेशेंट है, उसने ट्रीटमेंट लेने से रिफ्यूज कर दिया है और हमें जबकि पता है कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो उसकी लाइफ के लिए रिस्क है, तो ऐसे पैरामेडिक्स के लिए ये एक डायलेमा हो सकता है जिसमें वो पेशेंट की ऑटोनॉमी को बैलेंस करते हुए उसकी केयर भी करे। डायलेमा मैंने आपको पहले बताया है, तो यहाँ पे पैरामेडिक एक कंफ्यूजन में हो जाएगा कि पेशेंट मना कर रहा है कि मुझे ये वाला ट्रीटमेंट नहीं लेना है और हम चाहते हैं कि वो उसकी केयर भी कर सके, तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो हो सकता है कंसेंट के लिए। नेक्स्ट आता है अगला कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी। जैसा भी बताया कि हमें पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिवेसी को मेंटेन रखना है, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, पैरामेडिक्स मस्ट सेफगार्ड पेशेंट इंफॉर्मेशन इन लाइन विद HIPAA और लोकल लॉज। HIPAA के फुल फॉर्म है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लॉ। इसमें हम लोग इस लॉ के अंतर्गत हमें पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करना पड़ता है, और जो हमारे कुछ जैसे कंट्री वाइज स्टेट वाइज कुछ लोकल लॉज होते हैं उसके अंतर्गत भी हमें उसकी सेफ्टी और प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी कैन लीड टू द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ब्रीचिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी भी तरीके से अगर हम उसकी गोपनीयता को या कॉन्फिडेंशियलिटी को उल्लंघन करते हैं तो ये एक लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। When disclosure is permitted, अब ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से उसे प्राइवेसी दे दें या कॉन्फिडेंशियलिटी दे दें। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हॉस्पिटल में जहां पे हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को थोड़ा सा डिस्क्लोज करना पड़ता है, और वो डिस्क्लोज हम किस किस के साथ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन मे बी शेयर्ड विद अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स, मतलब हम अपने अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, लाइक डॉक्टर्स के साथ या किसी नर्स के साथ या किसी मेडिकल स्टाफ के साथ इसे थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं जब उसकी इंटरवेंशन, स्पेशली जब उसका ट्रीटमेंट टाइम चल रहा हो। इन्वॉल्व इन केयर एंड विद व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब जरूरत हो अपने लॉ के मुताबिक हम उसकी थोड़ी बहुत बातें शेयर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उसकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। और
जैसे पेमेंट या ट्रीटमेंट का पर्पस हो तो भी हम ये चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, अ पैरामेडिक इम्प्रॉपरली शेयर अ पेशेंट्स पर्सनल हेल्थ डिटेल्स विद एन अनऑथराइज्ड पार्टी रिजल्टिंग इन लीगल एक्शन फॉर वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब इसमें एक पैरामेडिक स्टाफ था जिसने इम्प्रॉपरली किसी थर्ड पर्सन अनऑथराइज्ड अथॉरिटी लाइक किसी बाहर वाले के साथ इसको थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दिया, उस पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर वो शेयर करता है तो वो एक वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी के अंतर्गत एक लीगल एक्शन या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है एरर, किसी भी तरीके की कोई खामियां या गलतियां। अब ये नेग्लिजेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, कैसी भी तरीके से हम किसी भी गलती से भी गलती कर सकते हैं। तो कुछ हमारी मेडिकल नेग्लिजेंस है, उसके लिए भी हमारे कुछ रूल्स बने हुए हैं कि नेग्लिजेंस पैरामेडिकल मस्ट फॉलो प्रोटोकॉल्स एंड प्रोवाइड केयर विद देयर ट्रेनिंग। मतलब पैरामेडिक्स को सिखाया जाता है कि वो अपने प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करें और एक अच्छे से केयर दे सके पेशेंट्स को। फेलियर टू डू सो कैन लीड टू द माल प्रैक्टिस सू। अगर वो गलती से भी उस चीज को ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाता है, फेल हो जाता है, तो इट मे बी माल प्रैक्टिस हो सकती है। कुछ कॉमन कॉजेज हो सकते हैं, जैसे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, फेलियर टू प्रॉपरली असेस और ट्रीट। कई बार क्या होता है, पेशेंट ठीक से कम्युनिकेट नहीं करता है, या कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। किसी दूसरे स्टाफ को अगर गलती से कुछ भी होता है कि नहीं पता चलता है तो डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं बनते हैं, या कभी असेस ठीक से नहीं कर पाते हैं, या ट्रीटमेंट कभी एक्सचेंज हो जाता है, गलती हो जाती है। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो नेग्लिजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हमें ये चीज नहीं करनी है और हमें नेग्लिजेंस का ध्यान रखते हुए सारे अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं कि पेशेंट से अच्छे से कम्युनिकेट करना है, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसको प्रॉपर असेस करना है, वो जो जो चीज़ें बता रहा है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन और सारी चीज़ें हमें अच्छे से असेस करना है, वाइटल्स प्रॉपर लेने हैं, साथ के साथ उसे ट्रीटमेंट भी अच्छा देना है। नेक्स्ट, जैसे इसमें कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ पैरामेडिक नेग्लेक्ट्स टू मॉनिटर वाइटल साइंस लीडिंग टू पेशेंट हार्म एंड माल प्रैक्टिस क्लेम। जैसे अगर कोई है कि किसी पेशेंट के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और उसके वाइटल्स थोड़े से गड़बड़ हो गए, जिसकी वजह से उसकी पूरी रिपोर्ट भी खराब हो सकती है और इससे पेशेंट को ही नुकसान होगा। तो इसमें पेशेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम एथिकल प्रिंसिपल्स पे, मतलब हमारे कुछ नैतिक सिद्धांत हैं पैरामेडिक्स लाइफ में। तो सबसे पहले आता है ऑटोनॉमी, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी मैं आपको एथिकल डिलेमास के बारे में आगे समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि हमें पेशेंट की चॉइस का रिस्पेक्ट करना है। पेशेंट के जो भी वो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर्स, उस पेशेंट के पास डॉक्टर्स राइट होता है, पेशेंट के पास चॉइस होती है, और साथ के साथ उसे ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की भी चॉइस होती है। लाइक वो अगर टैबलेट्स लेने में प्रेफर है या इंजेक्शंस लेने में प्रेफरेबल है तो हम उसे उसी अकॉर्डिंग देंगे। तो हमें उसके हर चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी है। वही इसमें लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर। जैसा पेशेंट चाहे हम उस अकॉर्डिंग उसे ट्रीट कर सकते हैं और हम उसकी उस चॉइस का रिस्पेक्ट करें, उसी को बोला गया है ऑटोनॉमी। नेक्स्ट आता है बेनिफिशियन। बेनिफिशियन का मतलब है एक्टिंग इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी मेडिकल केयर। मतलब हमें पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, अच्छे से उसकी केयर करनी है, और उसमें जो भी उसकी मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है, जो भी उसके लिए नेसेसरी है, वो सारी चीजें हमें बेस्ट करना है उसके लिए। नेक्स्ट है नॉन मैलिफिशन। नॉन मैलिफिशन मतलब हमें किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट के दौरान हार्म पहुंचे। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, अवॉइडिंग हार्म थ्रू टाइमली एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। मतलब किसी भी तरीके से पेशेंट को भी ये चीज ध्यान रखना है कि वो अपनी दवाई या किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट लेने में डिले ना करे, और साथ के साथ उसे किसी तरीके का हार्म ना हो। नेक्स्ट आता है जस्टिस। जस्टिस से वर्ड तो आपको पता ही चल रहा होगा, न्याय। तो इसमें वही चीज लिखी हुई है, एंश्योरिंग इक्विटेबल केयर फॉर ऑल पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और सिचुएशन। हॉस्पिटल्स में हम लोगों को ये चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए, और इनफैक्ट हम लोग रखते भी हैं कि हम कभी भी किसी पेशेंट का बैकग्राउंड या सिचुएशन देख के उसे ट्रीट नहीं करते हैं। तो यही उस जस्टिस में है। जस्टिस वर्ड में ये चीज लिखी हुई है कि हमें एंश्योर रखना चाहिए कि पेशेंट का बिना बैकग्राउंड और सिचुएशन जाने हमें उसे अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देनी है, और फुल रिस्पेक्ट से साथ। मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन है, इन तीनों के साथ
मैच कर रही है, लाइक कि हमें पेशेंट का बिना बैकग्राउंड जाने उसके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके चॉइसेस की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे अपना बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए और टाइम टू टाइम और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना चाहिए। और एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक पैरामेडिक मस्ट बैलेंस बेनिफिशियंस विद रिस्पेक्टिंग अ पेशेंट्स ऑटोनॉमी व्हेन द पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट। मतलब जनरली पेशेंट्स जो होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं ट्रीटमेंट की, उसके बाद भी हम उनके अपने बेस्ट इंटरेस्ट के साथ उनकी हम लोग केयर करते हैं, तो उन्हें थैंकफुल होना चाहिए हमारे लिए। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कंसेंट पे, जो हमारे एथिकल्स में था कंसेंट। तो इसमें कंसेंट है जो अभी बताया, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है और एक इम्प्लाइड कंसेंट होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमारे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, बट इम्प्लाइड कंसेंट जो हैं वो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो इसमें इम्प्लाइड कंसेंट्स क्या होते हैं? इन इमरजेंसी पैरामेडिक्स कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट व्हेन पेशेंट्स आर अनकॉन्शियस और अनेबल टू मेक डिसीजन। इम्प्लाइड कंसेंट हम लोग तब ले सकते हैं जब पेशेंट या तो अनकॉन्शियस हो या अनेबल हो वो डिसीजंस लेने में, लाइक कोई माइनर है और वो अनेबल है अपने डिसीजंस लेने में, तो हम उसके लिए इम्प्लाइड कंसेंट हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं। रिफ्यूजल और ट्रीटमेंट, अगर कोई कॉन्शियस पेशेंट है वो रिफ्यूज भी कर सकता है, जैसे अभी आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया। लाइक कॉन्शियस पेशेंट्स कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट बट पैरामेडिक्स मस्ट इंश्योर दे अंडरस्टैंड द रिस्क। मतलब जो कॉन्शियस पेशेंट है वो रिफ्यूज तो कर रहा है ट्रीटमेंट, बट पैरामेडिकल जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ होंगे या जो भी उस टाइम पे उससे कंसेंट साइन करवा रहा होगा और पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसे उसके रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस समझाते हुए उसका रिफ्यूजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें उसे पहले बता देना पड़ेगा कि आप अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो आपको इन फ्यूचर ये रिस्क और ये कॉज देखने के लिए मिलेगा। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक केस का एग्जाम्पल है, पैरामेडिक रिस्पेक्ट अ पेशेंट्स रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट लेटर सफर हार्म। इसमें पैरामेडिक ने रिस्पेक्ट की उसके रिफ्यूजल को और बाद में उस पेशेंट को बाद में नुकसान होता है अपनी उस गलती का। नेक्स्ट, पैरामेडिक डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, क्योंकि एज अ पैरामेडिकल स्टाफ मेडिकल स्टाफ हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करने पड़ते हैं। जैसे एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं हम लोग, इवन इनफैक्ट करते भी हैं। पैरामेडिक्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिटेल्ड एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ केयर प्रोवाइडर। पैरामेडिक्स जो होते हैं वो लीगल और प्रॉपर डिटेल्स और एक्यूरेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें सेटल करना चाहिए। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कैन लीड लीगल इश्यूज। अगर गलती से भी इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, कई बार मिक्स और मैच हो जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यू बिकॉज ऑफ सेम नेम, तो ऐसे भी ये एक लीगल इशू हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक्यूरेट और करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ही हम लोग करें। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं केस का, improper documentation by a paramedic leads to legal complication impacting the outcome of a case। कई बार डॉक्यूमेंटेशन सही से ना होने की वजह से पेशेंट को भी इससे नुकसान हो सकता है और कई बार लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकती हैं। नेक्स्ट, अगला आता है एथिकल चैलेंजेस। कुछ हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं ट्राई एज में, इमरजेंसी कंडीशंस में। जैसे सबसे पहला आता है ट्राई एज में क्या देखने के लिए मिलता है, एथिकल डायलेमा में। एथिकल डायलेमा अराइज व्हेन प्रायोरिटाइजिंग केयर ड्यूरिंग रिसोर्स शॉर्टेज। कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल में रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाती है और हमें ऐसे सिचुएशन में डायलेमा में डाल देती है, कंफ्यूजन में डाल देती है कि हम किसको पहले ट्रीट करें या किसकी पहले हेल्प करें। एंश्योरिंग फेयरनेस इज इन केयर डिसीजन इज क्रूशियल। और उस टाइम पे हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, पैरामेडिक मस्ट मेक टफ डिसीजन ड्यूरिंग अ मास कैजुअलिटी इंसिडेंट एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू दोज मोस्ट इन नीड। कई बार क्या होता है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत कैजुअलिटी हो जाती है और उस टाइम पे लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो सही राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन लेता है, उसको हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं एथिकल चैलेंजेस के रूप में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ पैरामेडिक की लाइबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। कुछ हमारी पैरामेडिकल फील्ड में कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे ओवरव्यू ऑफ लीगल एक्सपोजर इन पैरामेडिक प्रैक्टिस।
मतलब हमें हमारे सारे लीगल एक्सपोजर्स, मतलब हमारे सारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में क्या है, मिनिमाइज लायबिलिटी बाय फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स एंड इंश्योरिंग क्लियर कम्युनिकेशन। मतलब हम अब सारी रिस्क को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इनफैक्ट कम भी कर सकते हैं अगर हम उसे अपने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल इंश्योरेंस, मतलब हम इंपॉर्टेंस ऑफ लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर पैरामेडिक्स, मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए एज अ पैरामेडिक। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन प्रिवेंट अ लॉ सूट्स इन हाई रिस्क सिचुएशन। मतलब प्रॉपर अगर हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं और क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सबसे बातचीत प्रॉपरली क्लियर कर रहे हैं, सारी चीजें अगर क्लियर है और रिस्क भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है और हमें लीगली भी काफी हेल्प कर सकता है और इससे किसी भी डायलेमा वाली सिचुएशन में जाने से हम उससे बच सकते हैं। नेग्लिजेंस भी हमारा कम हो सकता है। नेक्स्ट, सो थैंक यू। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल rjcsk.edu लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।